अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। और कल हम लोग एक टॉपिक के ऊपर आके रुक गए थे। वहां पर आके नेट वगैरह का कुछ इशू हो गया था, नतीजे में हमारा पूरा लेक्चर डिस्कनेक्ट हो गया ना। हो बच्चों, आज उसी वहीं से हम स्टार्ट करना है। तो कल मैं ये कह रहा था कि हमारा जो जिस्म है, तो हमारे जिस्म के अंदर एक मुदाफियती निज़ाम है, कुछ सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर कुछ पार्ट्स काम करते हैं हमारे जिस्म के। तो मैंने कल कहा था कि उसमें एक तो होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फॉइड टिश्यू, तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फॉइड सेल, चौथे होते हैं जिसको हम कहते हैं टॉन्सिल, और पांचवे वो होते हैं जिनको हम कहते हैं पेयर्स ऑफ पैचेस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे अपेंडिक्स के पार्ट्स में होते हैं। नाउ फिर इसके बाद मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, जो लिम्फॉइड अज़ू है, उन लिम्फॉइड अज़ू को हमने दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक है जिनको हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, एक वो है जिनको हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, यानी वो ऑर्गन जो पहले काम करेंगे हमारे लिम्फॉइड सिस्टम के अंदर, हमारे मुदाफियाती निज़ाम के अंदर। जो ऑर्गन पहले काम कर रहे हैं उनको हमने कहा प्राइमरी, और जो बाद में या बाद के काम करेंगे उनको हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो पहले जो काम करने वाले ऑर्गन है वो दो है, जिनको हम कहते हैं बोन मैरो और दूसरा है थाइमस। ना बच्चों, ये दो ऑर्गन क्या करते हैं? तो मैंने कहा था कि यहाँ पर दो बड़े काम होते हैं। एक काम होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं मैचुरेशन। अब ये दो अल्फाज है, ये दो अल्फाज को अगर आप समझ गए तो आप ये पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे। इब्तिदा और पुख्तगी। किसकी इब्तिदा? इब्तिदा है लिम्फोसाइट्स की। किसकी पुख्तगी? तो पुख्तगी की बात कर रहे हैं हम लिम्फोसाइट्स की। फिर हमने कहा था कि जो लिम्फोसाइट है हमारे पास दो तरह के हैं, एक टी सेल और एक है बी सेल। तो जो हमारा बोन मैरो है, हमारे पास क्या है? बोन मैरो, जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी हड्डी या जिसको हम कहते हैं हमारी नली, और उसके अंदर जो गुदा होता है ना, हम जिसको आमतौर पर गुदा कहते हैं, यानी वो पाए वाला, जिसको हम झटक झटक के खा लेते हैं, तो वो है बोन मैरो। इस बोन मैरो के अंदर होता है हेमाटोपोइसिस। क्या होता है वहां पर? हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस मीन्स खून बनाने का अमल, खून बनाने का अमल, उसको कहा जाता है हेमाटोपोइसिस। और इस हेमाटोपोइसिस के दौरान हमारे पास बनते हैं आरबीसी, हमारे पास बनते हैं डब्ल्यूबीसी, और हमारे पास बनते हैं प्लेटलेट्स। ये सारे सेल यहाँ से बनते हैं हेमाटोपोइसिस, जो कहा से हो रहा है बोन मैरो। स्पेशली इस बोन मैरो से जो बन रहे हैं वो कौन है? डब्ल्यूबीसी, जिनके अंदर हमारे क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स। क्या होते हैं वहां पर? स्पेशली हमारे लिम्फोसाइट्स। तो ये जो लिम्फोसाइट है, इनकी इब्तिदा, इनका ओरिजिनेशन ये कहाँ पर होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। और उनका जो मैचुरेशन होता है, यानी यहाँ बन गए, अब उनका मैचुरेशन होगा थाइमस। मैचुरेशन कहाँ पर होता है उनका? थाइमस। ना यहाँ पर दो बातें और याद रखना है कि यहाँ पर दो सेल है, एक बी सेल है और एक टी सेल है। तो ये जो टी सेल है, इस टी सेल का मैचुरेशन, इस टी सेल का मैचुरेशन होता है थाइमस में। इसका मैचुरेशन कहां पर होता है? थाइमस में। इसकी इब्तिदा कहां हुई? तो इसकी इब्तिदा या इसकी ओरिजिन, इसका इब्तिदा या इसका ओरिजिन कौन है? वो है बोन मैरो। वो कौन है? बोन मैरो। तो आपको ये ट्रिकी सवाल किया जा सकता है, एनसीईआरटी ने इस तरह से मेंशन तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना है कि जब टी सेल की बात करेंगे तो टी सेल का इब्तिदा होगी बोन मैरो में, लेकिन मैचुरेशन कहां पर होगा? थाइमस में। और जो बी सेल है, बी सेल का मैचुरेशन, बी सेल का इब्तिदा, दोनों भी होता है बोन मैरो में। वो दोनों भी कहां पर होगा? बोन मैरो में। तो ये थोड़ा सा इसको याद रखना कि टी सेल का मैचुरेशन और टी सेल की इब्तिदा दो अलग जगह पर हो रही है। उसकी इब्तिदा हो रही है बोन मैरो में, लेकिन उसका मैचुरेशन कहां पर हो रहा है? थाइमस के अंदर। लेकिन जो बी सेल की हम बात कर रहे हैं, तो बी सेल का मैचुरेशन और उसका ओरिजिन, ये दोनों भी कहां पर होता है?
बोन मैरो के अंदर। नाउ तो ये है हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन किसको कहेंगे? तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो एंटीजन के साथ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब है वो ऑर्गन जो जो लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स खलियों को एंटीजन के साथ तामुल करने के लिए जगह क्या जगह फ्राहम करते हैं। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स उसको कहेंगे। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स का मतलब ये है कि प्राइमरी लिम्फोसाइट के अंदर जो टी सेल और बी सेल मैच्योर हो गए थे, तैयार हो गए थे, अब वो फाइट लड़ने के लिए, अब किसी को भिड़ने के लिए वो तैयार हो गए, तो अब वो आकर कहाँ लड़ेंगे? उनकी बैटल फील्ड कौन सी है? तो उनकी बैटल फील्ड है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और यहां से ये सब ये सब कौन है? ये सब है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो याद रखना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है? लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड सेल, टॉन्सिल, पेयर्स ऑफ पैचेस। ये सब को क्या कहा जाता है? इन सब को कहा जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम ये है कि जो टी सेल और बी सेल मैच्योर हो गए उनको एंटीजन के साथ लड़ना है या एंटीजन को उनको पकड़ना है। तो ये लिम्फोइड टिश्यू, ये लिम्फोइड सेल, ये टॉन्सिल और ये पेयर ऑफ पैचेस उन लिम्फोसाइट्स को क्या प्रोवाइड करेंगे? जगह प्रोवाइड करेंगे जहां पर जाके वो एंटीजन को पकड़ेंगे। कोई डाउट है यहाँ पर बच्चों? हो गया? ठीक है, तो इसको याद रखना है कि हमारे जिस्म के अंदर ही मुदाफियती निजाम है ना। बच्चों एक और पार्ट है, उसको कहा जाता है मार्ट। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी हमारा जो तनफ्फुसी निजाम है, फिर जो हमारा इन्हेजामी निजाम है, तनफ्फुसी निजाम हो गया हमारा, हमारा इन्हेजामी निजाम हो गया, फिर इसी तरह से जो हमारा रिप्रोडक्टिव यानी तौलीदी निजाम, ये तीनों भी निजाम यानी ये तीनों भी जो सिस्टम है, इनके अंदर जो सेल लाइनिंग है। अब ये सेल लाइनिंग का मतलब क्या है? सेल लाइनिंग का मतलब है खलियों की परत। अब इसको थोड़ी देर के लिए समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर तनफ्फुसी निजाम की बात करें तो ये माउथ है हमारा, माउथ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर कौन है? हमारे लंग्स। अगर इन्हेजामी निजाम की बात करें तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है और आगे जाके स्टमक और आगे जाके क्या है? इंटेस्टाइन। तौलीदी निजाम की बात करें तो इन केस ऑफ फीमेल ये यूटेरस है और यहाँ पर कहीं पर क्या है? ओवरी है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पर जो मौजूद लाइनिंग है, यहाँ पर मौजूद लाइनिंग या ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद लाइनिंग या ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद जो लाइनिंग है, यहाँ पर भी खाते हुए ये इनहेलेशन के दौरान माइक्रोब आ सकते हैं, यहाँ पर खाते हुए माइक्रोब आ सकते हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के दौरान में या यूरिन वगैरह के दौरान में भी माइक्रोब्स आ सकते हैं। तो इन सिस्टम को बचाने के लिए यहाँ पर स्पेशल टाइप के एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है माल्ट। क्या कहा जाता है इसको? माल्ट। माल्ट का मतलब क्या है? माल्ट का मतलब है म्यूकोजाल एसोसिएटेड म्यूकोजाल एसोसिएटेड लिम्फैटिक म्यूकोजाल एसोसिएटेड लिम्फैटिक टिश्यूज।
क्या कहते हैं उनको, म्यूकोजाल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज। ये क्या करते हैं, ये इन तीनों भी सिस्टम्स के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़कर लिम्फोसाइट के साथ उनका क्या करा देते हैं, तामुल करा देते हैं। तो सिंपल याद रखना, तनफ्फुसी निजाम में, इंतजामी निजाम में और तौलीदी निजाम में स्पेशल टाइप के सेल लाइनिंग है, स्पेशल टाइप के टिश्यूज है, जिनको क्या कहा जाता है, म्यूकोजाल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। और ये हमारे जिस्म का 50% है। यानी अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि हमारे जिस्म में मुदाफियती निजाम है, इम्यून सिस्टम है, और उस इम्यून सिस्टम के अंदर सबसे बड़े पार्ट्स या पूरे जिस्म के अंदर सबसे बड़े हिस्से कौन से हैं, 50% किसने कवर करके रखा है, तो वो म्यूकोजाल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज है, जिन्होंने इसको पूरा तरह से क्या करके रखा हुआ है, कवर करके रखा है। तो 50% ये हमारे क्या होते हैं, कवर करके रखे गए होते हैं। हो गया। मैसेंटेनिया ग्रेविस क्या होती है, अभी तो बच्चों को जो डिजीज है उसका नाम क्या है, ऑटोइम्यून मैसेंटेनिया ग्रेविस। ये इसको थायराइड, थायराइड की वजह से ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब उसका थायराइड ग्लैंड ही, उसके थायराइड ग्लैंड से बनने वाले जितने भी थायराइड थायरॉक्सिन है या उसके थायराइड ग्लैंड के जो सेल है, वो उनके बॉडी में क्या कंसिडर किए जाते हैं, फॉरेनर या बाहर के, और उसकी वजह से कंटिन्यूअसली उनको क्या होती है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को फेस करना पड़ता है। याद रखिए इसको, मैसेंटेनिया ग्रेविस। बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये था हमारा इम्यून या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिस्कशन। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना कि इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर उसके बाद है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, फिर उसके बाद है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, उसके बाद है एलर्जी, उसके बाद है ऑटो इम्यूनिटी, और उसके बाद है ऑर्गन, मुदाफियती निजाम के हमारे ऑर्गन कौन कौन से। ना बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं डिजीजेस। अब हम बीमारियों की बात करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम बीमारी की बात कर रहे हैं जिसको कहा जाता है एड्स। क्या कहा जाता है इसको, एड्स। एड्स क्या है, तो हम कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेसिकली इस बीमारी में होता क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में होता क्या है, ये एड्स जिस भी शख्स को होती है, उस शख्स का जो मुदाफियती निजाम है, जो मुदाफियती निजाम है, वो मुदाफियती निजाम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, कमजोरी। किसकी कमजोरी, मुदाफियती निजाम की कमजोरी। तो याद रखना यहाँ पर इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस भी पर्सन को एड्स की बीमारी होती है, उस शख्स के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, मुदाफियती निजाम की कमजोरी देखने को मिलती है। और ये जो मुदाफियती निजाम की कमजोरी है, ये उसने हासिल की होती है। उसने क्या की होती है, हासिल की होती है। हासिल करने की वजह से, यानी अब हासिल करने का मतलब क्या है, हासिल करने का मतलब ये है कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी छूत वाली नहीं, यानी किसी के छूने से नहीं होगी, बल्कि किसी पर्सन के इंटरेक्शन के साथ, उसके साथ जिनसे ताल्लुक करने से, या किसी बीमार शख्स के ब्लड के इस्तेमाल करने से, या किसी कोई ऐसी मदर जिसको वो बीमारी थी उसके बच्चे। तो ये जो बीमारी है, ये कैसी होती है,
एक्वायर्ड होती है। तो दो तीन बातें यहाँ याद रखना है कि जब भी आप एड्स को डिफाइन करेंगे तो क्या याद रखेंगे, तो सिंपल तो डेफिनेशन यही है उसकी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको किसी को बताना है तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा शख्स जिसका मुदाफियती निजाम कैसा होता है, कमजोर होता है, और ये जो बीमारी है उसने ये क्या की होती है, हासिल की होती है। अब ये हासिल की होती है, इसे बताना मकसद ये है कि ये बीमारी छूत छात वाली नहीं है, यानी किसी को छूने से नहीं होती। ठीक है, तो पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो एड्स बीमारी है, ये एड्स बीमारी का जो रीजन है, इसकी जो वजह है, या इसका जो कॉज है, या जो कॉजेटिंग एजेंट है, इसका जो एजेंट है वो कौन है, तो वो है एक वायरस जिसका नाम है HIV। क्या नाम है उसका, HIV। इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस। इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस। क्या कहा जाता है उसको, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस। अब ये जो वायरस होता है HIV का वायरस, इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो HIV का वायरस है ये है रेट्रो वायरस। ये कैसा वायरस है, रेट्रो वायरस। व्हाट इज मीन बाय रेट्रो वायरस, या रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है, तो रेट्रो वायरस का मतलब होता है ऐसा वायरस जिसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मादा है, वो जेनेटिक मादा कैसा है, वो जेनेटिक मादे का फॉर्म है RNA। उसका जो जेनेटिक मादे का फॉर्म है वो कैसा है, RNA। और RNA होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, रेट्रो वायरस। यानी नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो DNA, हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो है DNA, लेकिन ये जो वायरस होता है उसके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल RNA। यानी इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, वो इंफॉर्मेशन उसके पास RNA के फॉर्म में है, इसलिए उसको कहा गया रेट्रो वायरस। नाउ ये करता क्या है, तो ये जो HIV वायरस है, ये HIV वायरस जो इंसान है, इंसान के अंदर जो मैक्रोफाजेस है, कौन है, मैक्रोफाजेस है। मैक्रोफाजेस सेल मतलब वो सेल जो हमारे जिस्म के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन, कोई भी इंफेक्शियस एजेंट अगर आता है तो उसका फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, यानी उसको तोड़ देते हैं, उसको किल कर देते हैं और उसको बॉडी से बाहर कर देते हैं। ये काम कौन करते हैं, मैक्रोफाजेस। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो मैक्रोफाजेस है, इन मैक्रोफाजेस के अंदर कौन आ गया, वायरस। कौन आ गया, वायरस, जिसको हम क्या कह रहे हैं, HIV वायरस। ये HIV वायरस क्या करता है, ये HIV वायरस इस सेल के अंदर अपने नंबर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, अपने नंबर को क्या कर देता है, रेप्लिकेट कर देता है। यानी सिंपली हम ये कहेंगे कि तादाद में क्या कर देता है, तादाद में यहाँ पर वो क्या कर देता है, अपना इजाफा करता है। ये तादाद में इजाफा क्यों पॉसिबल है या क्यों होता है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि ये जो माइक्रोफाजेस, ये मैक्रोफाजेस का मेन काम क्या है, इनका मेन काम है फेगोसाइटोसिस। इनका मेन काम क्या है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब बाहर से जो भी इंफेक्शन एजेंट आ रहे हैं उनको पकड़ना, उनको चबाना, उनको तोड़ना और बॉडी से बाहर कर देना। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। उल्टा यहाँ पर HIV वायरस आया और उसने अपनी तादाद में क्या कर लिया, इजाफा। उसकी वजह यह है कि ये जो HIV वायरस है, ये जो HIV वायरस है, इस HIV वायरस के पास एक, यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इस HIV वायरस के पास एक एंजाइम होता है। क्या होता है इसके पास, एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है उस एंजाइम का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है उसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नॉर्मली बच्चों हमको ये मालूम है कि हमारे पास हमेशा DNA से क्या बनता है, DNA से हमेशा हमारे पास क्या बनता है, RNA। DNA से क्या बनता है हमारे पास, RNA। लेकिन यहाँ पर ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है,
ये एंजाइम हमेशा आरएनए को तब्दील करके क्या बना देता है, डीएनए। आरएनए को तब्दील करके क्या बना देता है, डीएनए। अब नतीजे में ये होता है कि जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को डीएनए में बना देता है, तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए, ये आरएनए के पास क्या बना था, डीएनए। ये डीएनए किसके जीनोम में चला जाएगा, ये डीएनए चला जाएगा मैक्रोफाजेस के डीएनए में। यानी 2 मिनट के लिए अगर आप कंसीडर करो कि ये है आरएनए, इस आरएनए से यहाँ क्या बन गया, डीएनए बन गया। अब ये डीएनए कहाँ चला जाएगा, तो ये फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफाज है, इस मैक्रोफाज के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डीएनए मटेरियल है। तो ये जो डीएनए बना था, ये डीएनए क्या हो जाएगा, ये डीएनए इस मैक्रोफाज में जाके इस मैक्रोफाज का हिस्सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो इस मैक्रोफाज का हिस्सा बन जाएगा। अब जितने मर्तबा डीएनए यहाँ रेप्लिकेट होगा, उतने मर्तबा ये वायरस का डीएनए भी क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। इस तरह से क्या होता है, ये वायरस अपने नंबरों में यानी अपनी तादाद में क्या कर देता है, इजाफा कर देता है। तो ये जो तादाद में इजाफा है, ये किस वक्त तरह हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है कि वो अपनी शनाख्त को छुपा रहा है। यानी वो आरएनए वाली शनाख्त के साथ नहीं गया, अगर वो आरएनए वाली शनाख्त के साथ जाता तो मैक्रोफाज को ये मालूम पड़ जाता और मैक्रोफाज इसको बहुत आसानी से निकाल सकता, लेकिन इसने अपनी पहचान को क्या कर दिया, बदल दिया। इसने आरएनए के बजाय अपने आप को क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। और डीएनए होने के नतीजे में मैक्रोफाज के डीएनए के साथ ये मिक्स हो गया। अब जब जब मैक्रोफाज डबल हो रहे या मैक्रोफाज के अंदर ये मैक्रोफाज की पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने आप को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। नाउ बच्चों यहाँ पर ये क्या करता है, एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस माइक्रोफाज में अपने आप को तो डबल करता ही है, प्लस जब वो बाहर निकलता है, यानी ये अब क्या हो गया, डबल हो गया, इनकी तादाद में इजाफा हो गया। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने इस सेल को फोड़ दिया, इस सेल को फोड़कर अभी बाहर आ गए, सेल को फोड़कर ये वायरस बाहर आ गए। अब बाहर कौन है, तो बाहर है टी एच सेल। कौन है बाहर, टी एच सेल, टी हेल्पर सेल। और ये टी हेल्पर सेल क्या करेंगे, ये टी हेल्पर सेल आगे चल के इम्यून सिस्टम को और बूस्ट करेंगे और इम्यून रिस्पांस को बढ़ाएंगे। यानी ऐसा समझिए आप कि फाइट चालू हो गई। अब इस फाइट के अंदर क्या होना है, जो फाइट के अंदर और लोगों को लाने का काम है वो कौन कर रहा है, टीएसएल। टीएसएल लेकर आ रहा है, लेकिन इसके मुकाबले में ये जो लोग खड़े हुए हैं ये और भी ज्यादा है। नतीजे में टी एच सेल का भी धीरे 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 क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और टी एच सेल की कमी होने की वजह से अब जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता जा रहा है, अब इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होते जा रहा है। इम्यून सिस्टम क्या होता जा रहा है, डेफिशिएंट होता जा रहा है, मतलब इम्यून सिस्टम क्या होता जा रहा है, कमजोर। इसीलिए इस बीमारी को नाम क्या दिया गया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी। क्या नाम दिया गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी। क्यों डेफिशिएंसी हुई, क्योंकि एचआईवी वायरस ने आते के साथ अटैक किया मैक्रोफाज पे, जो कि इम्यून सिस्टम का सबसे पहला काम करने वाला है। दूसरा उसने किसको रोक दिया, टीएच सेल को। टीएच सेल और मैक्रोफाज अब दोनों भी रुक गए। नतीजे में अब फाइट करने वाला मुदाफियती निजाम को और बूस्ट करने वाला, मुदाफियती निजाम को बना के रखने वाला अब कोई बचा नहीं। नतीजे में अब वो जो पर्सन है वो क्या हो गया, वो जो शख्स है वो क्या हो गया, इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया। तो पहली चीज ये एक्वायर्ड है, दूसरी है इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस के जरिए किस तरह से। तीसरी बात अब है सिंड्रोम। व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम, या सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। हो गया बच्चों, ना होता क्या है यहाँ पर, सिंड्रोम क्यों बोला गया है? सिंड्रोम का मतलब ये होता है एक से ज्यादा, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जब आपके ऊपर एक से ज्यादा असरात दिखना शुरू हो, तब उसको कहा जाता है सिंड्रोम। यानी किसी बीमारी के अगर एक से ज्यादा असरात अगर होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंड्रोम।
अब ये एक से ज्यादा असरात का मतलब क्या है, एक से ज्यादा असरात का मतलब क्या है? तो अब क्या हुआ कि ये जो HIV वायरस आया, इस HIV वायरस के जरिए क्या कमजोर हो गया? HIV वायरस के जरिए क्या हो गया? इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्या हो गई HIV वायरस के जरिए? इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी जो मुदाफियती निजाम है, वो मुदाफियती निजाम क्या हो गया? वो मुदाफियती निजाम कमजोर हो गया। मुदाफियती निजाम अगर कमजोर हो गया तो वो इतना कमजोर हो जाता है कि अब उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से टीबी, उस पर्सन के अंदर क्या डेवलप हो गई? टीबी, यानी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस होते के साथ फिर उसके बॉडी के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या होना शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर इसी तरह से उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएंगे? फंगल इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, इसकी बॉडी उन सारे बैक्टीरिया, फंगस या उन बीमारियों के खिलाफ भी कमजोर हो जाएंगी जिनके खिलाफ हमारे पास आम तौर पे क्या होती है? मुदाफियती निजाम होती है, जिनके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ क्या होती है? मुदाफियती निजाम होती है। तो उसके लिए भी वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, जिसके नतीजे में जो सिम्टम डेवलप होते हैं, उन सिम्टम को कलेक्टिवली एक जगह पर हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम। यानी धीरे 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 उसके जिस्म के अंदर नए 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 हमको क्या देखने को मिलेंगे? फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, या हम ये कह सकते हैं कि उसके जिस्म के अंदर नए नए असरात हमको देखने को मिलते हैं। और जब इस तरह किसी बीमारी के अंदर इस तरह के हर वक्त नए नए कुछ असरात या तब्दीली या चेंजेस कंटिन्यूअसली देखने को मिलती है, तो उस वक्त उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सिंड्रोम। बीमारी और सिंड्रोम, डिजीज और सिंड्रोम में फर्क क्या है? डिजीज के अंदर कोई एक पर्टिकुलर आपको चीज देखने को मिलेगी, सर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, या कुछ और चीज हो रही है। लेकिन सिंड्रोम में क्या होता है? पहले सर दुख रहा था, फिर धीरे धीरे पैर दुख रहा था, फिर आंख दुख रही थी, फिर कान दुख रहा था, इस तरह से होते 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 वो बढ़ता चला जाता है। तो उस कंडीशन में हम उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंड्रोम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट जिसको याद रखना है। एड्स, एड्स हमारे पास किस तरह से होता है ना? अब एड्स किसके जरिए होता है, या इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, या इसकी वजूहात क्या हो सकती है? तो इसकी वजूहात ये है कि कोई बीमार है, या हम सिंपल इतना लिखेंगे कि बीमार शख्स से जिनसी ताल्लुकात रखने, अगर कोई बीमार शख्स है, किसी को बीमारी ऑलरेडी है, अगर उसके साथ कोई जिनसी ताल्लुकात करता है तो उसको ये बीमारी होती है। दूसरा, बीमार शख्स का खून किसी दूसरे शख्स को देने से, यानी कोई बीमार था, आपने उसका ब्लड ले लिया और उसने ब्लड डोनेट कर दिया, वो डोनेटेड ब्लड किसी और को दे दिए, उससे भी ये बीमारी हो सकती है। फिर बीमार शख्स के इस्तेमाल की गई अशिया। अब ये अशिया भी कौन सी है? ये अशिया वो है जिसको हम कहते हैं सीरीज, ब्लेड, इस तरह की अशिया। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी क्या होती है? बीमारी होती है, ना कि उसकी प्लेट है, उसका गिलास है, इस तरह की चीजों से नहीं। और चौथा, कि बीमार वालिदा से उसके होने वाले बच्चे, कोई बीमार वालिदा है और उस वालिदा का जो होने वाला बच्चा है, जो अभी उसके पेट में है, उसको ये बीमारी हो सकती है। तो ये बहुत चार बड़े रीजंस है जिसकी वजह से क्या होती है? एड्स की बीमारी हो सकती है। हो गया?
ना बच्चों, अब ये बीमारी का तशख़्ख़ुस या इसको मालूम कैसे किया जाता है, इसको एनालाइज कैसे किया जाता है, तो इसका या इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, तो इसकी तशख़ीस करने के लिए हमारे पास यूज होता है, एक टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है एलाइजा। तो HIV की डायग्नोसिस के लिए या उसकी तशख़ीस के लिए इसका जो डायग्नोसिस है या उसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एलाइजा। एलाइजा क्या है, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट। ऐसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी शख्स के बॉडी में HIV के वायरस है नहीं है, उसको बीमारी कितना परसेंटेज हुआ, कितनी ज्यादा हो गई, ये सारी चीजें एलाइजा के जरिए मालूम की जाती है। फिर इसका जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी NGOs काम कर रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो अवेयरनेस वगैरह भी क्रिएट करते हैं। तो इसके काम करने वाली एक जो एजेंसी है उसको कहा जाता है नैको। एक एजेंसी है, वो एजेंसी का नाम क्या है, नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है उसका, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, और बहुत सारी दूसरी NGOs है जिसका इस्तेमाल करके एड्स को कंट्रोल करने की क्या की जा रही है, कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये बीमारी थी जिसको हम कहते हैं एड्स। बहुत शॉर्ट में मैंने इसको बहुत मुख्तसर में समझाने की कोशिश किया। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो नाम है, फिर वायरस है और एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, इसको याद रखना है। आमतौर पर हमारे पास क्या होता है, DNA से RNA बनता है, लेकिन ये क्या करता है, RNA से क्या बनाता है, DNA। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रखा हुआ है, यानी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, इसलिए इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ना बच्चों, एक और बीमारी है जिसके मामले में हम अक्सर सुनते रहते हैं, वो बीमारी है कैंसर। कौन सी बीमारी है वो बीमारी है कैंसर। ना बच्चों, ये जो कैंसर की बीमारी है, ये कैंसर की बीमारी क्या होती है, तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जब हमारे पास जो खलिया है, हमारे पास जो खलिया है, इस खलिए की नशोनुमा और इस खलिए की क्या होती है हमारे पास, तकसीम। इसके क्या होती है, नशोनुमा होती है और इसकी तकसीम होती है। और ये नशोनुमा और तकसीम बहुत बाज़ाब्तगी के साथ होती है। ऐसी होती है यहाँ पर, बहुत बाज़ाब्तगी होती है, यानी यहाँ पर बहुत कंट्रोल होता है, बहुत क्या होता है, कंट्रोल होता है। प्लस हमारे पास जितने भी खलिए होते हैं, उन खलियों के दरमियान में होता है कांटेक्ट इनहिबिशन। खलियों के दरमियान में क्या होता है, कांटेक्ट
इनहिबिशन। खलियों के दरमियान में कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास खलिए है, ठीक है, ये खलिए अपनी ग्रोथ के दौरान एक दूसरे को क्या करते हैं? सिग्नल देते हैं। और इस सिग्नल की वजह से क्या होता है कि ये खलिए एक दूसरे को ये सिग्नल करेंगे कि तूने कितना बड़ा होना है। एक खलिया दूसरे सेल को, दूसरा खलिया दूसरे तीसरे खलिए को, अपने आप को एक दूसरे ये सिग्नल देंगे कि हमने कितना बड़ा होना है, कितना शेप हमने बनाना है, कैसा शेप हमने बनाना है। ये सारा काम वो किसके जरिए करते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन के जरिए। लेकिन अगर इनके दरमियान में ये कांटेक्ट इनहिबिशन ना हो, इनके दरमियान में ये जो बाज़ाब्तगी है ये कंट्रोल ना हो, इसके नतीजे में क्या डेवलप हो जाती है? कैंसर। इसके नतीजे में क्या डेवलप हो जाता है? हमारे पास कैंसर की बीमारी डेवलप होना शुरू होती है। नतीजे में जब कैंसर को हम डिफाइन करते हैं तो उसको कहते हैं अनकंट्रोल अनकंट्रोल ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ए सेल। क्या कहते हैं उसको? अनकंट्रोल और अनकंट्रोल ग्रोथ एंड अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ ए सेल, या हम ये कहेंगे गैर बाज़ाब्तगी, गैर बाज़ाब्तगी से होने वाली नशोनुमा और तकसीम। जब क्या होता है गैर बाज़ाब्तगी के साथ, या अगर वहां से बाज़ाब्तगी हट जाए, अनकंट्रोल मैनर में अगर वो डेवलप होना शुरू हो जाए, तो फिर वो क्या बना देते हैं? कैंसर बना देते हैं। नाउ ये जो कैंसर होते हैं हमारे पास दो तरह के हैं। कैंसर को दो टाइप में डिवाइड है। एक कैंसर वो होता है जिसको कहा जाता है बेनाइन। क्या कहा जाता है उसको? बेनाइन ट्यूमर। एक कैंसर होता है जिसको कहा जाता है बेनाइन ट्यूमर। दूसरा होता है, इसको कहा जाता है मैलिग्नेंट। क्या कहा जाता है इसको? मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो होता क्या है? पहली चीज कि जब हमारे पास अनकंट्रोल ग्रोथ या डिवीजन होता है, या गैर बाज़ाब्तगी के साथ नशोनुमा होती है या नमो होती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास ट्यूमर बनना शुरू होता है, गांठ बनना शुरू होती है। और ये गांठ दो तरह की होती है, एक होती है बेनाइन और एक होती है मैलिग्नेंट। ये जो बेनाइन ट्यूमर है, ये जो बेनाइन गांठ है, ये एक ही जगह पर होती है। ऐसी होती है, एक ही जगह पर होती है, जिसको हम आमतौर पे मस्सा वगैरह कहते हैं कि मस्सा एक जगह है तो वहीं रहता है। तो ये मस्से का एक एग्जांपल है, बेनाइन ट्यूमर का एक एग्जांपल है आपका मस्सा। दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता जाता है। एक जगह से दूसरी जगह फैलता जाता है। इसका मतलब कैंसर का असल कॉज किसकी वजह से होता है? कैंसर की असल वजह कौन है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर आपके पास बेनाइन ट्यूमर होता है, एक जगह अगर कोई गांठ बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास वो गांठ एक जगह से निकल रही है, फिर दूसरी जगह आ रही है, फिर वहां से और कई जगह आ रही है, इसका मतलब अब आपके अंदर क्या डेवलप हो गया? आपके अंदर जो बीमारी डेवलप हो गई वो है कैंसर। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि जो कैंसर होता है, उस कैंसर के अंदर क्या होता है? जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं इनके पास क्या खास बात होती है? ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं इनका जो नेचर होता है वो होता है नियोप्लास्टिक। ऐसा होता है इनका नेचर,
नियोप्लास्टिक का मतलब क्या है? नियोप्लास्टिक का मतलब है ये एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर एक ट्यूमर बनाना शुरू करते हैं। और ये जो नियोप्लास्टिक मेथड है या ये जो मेरा ट्यूमर है ये इसकी एक और वजह है, उसकी वजह है जिसको कहा जाता है मेटास्टैसिस। क्या है? मेटास्टैसिस। अब ये मेटास्टैसिस का मतलब क्या है? मेटास्टैसिस में होता क्या है? मेटास्टैसिस में ये होता है कि ये जो सेल होते हैं, जो कैंसरस सेल है या जो नियोप्लास्टिक सेल है, ये क्या करते हैं? ये वहां पर बनाते हैं खून की रग। क्या बनाते हैं वो? खून की रगे। क्या बनाते हैं? जिस भी जगह पर वो चले गए उस जगह पे वो क्या करेंगे? खून की रगे बनाएंगे। और खून की रगे बनाकर क्या करते हैं वो? खून की रगे बना के ग़िज़ा की इजाफी मिकदार, ग़िज़ा की इजाफी मिकदार को हासिल करते हैं। क्या करते हैं वो? ग़िज़ा की इजाफी मिकदार को क्या कर देते हैं? हासिल कर देते हैं। अगर ये कैंसर से अगर ग़िज़ा की इजाफी मिकदार को हासिल कर देंगे, नतीजे में क्या होगा? नतीजे में ये होता है कि यहाँ पर जो दूसरी रगे हैं, या हम ये कहेंगे कि दूसरे जो खलिए हैं, या हम ये कहेंगे कि जो सेहतमंद खलिए हैं, हम यहाँ क्या कहेंगे? जो सेहतमंद खलिए हैं, उन सेहतमंद खलियों का क्या हो जाएगा? उन सेहतमंद खलियों का क्या हो जाएगा? फाका हो जाएगा। फाका होने की वजह से आगे चल के इनकी क्या हो जाएंगी? मौत हो जाएंगी। और चूंकि ये ग़िज़ा की इजाफी मिकदार इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कौन है? ये है ट्यूमर। तो नतीजे में इनकी क्या हो जाएंगी? वहां पर अफजाइश हो जाएंगे, और अफजाइश होने के नतीजे में आगे ये क्या बना देंगे? वहां पर कैंसर। तो ये जो कैंसर बनने का अमल है, ये कैंसर बनने का अमल बेसिकली किस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है? ये कैंसर बनने का अमल डिपेंड है मेटास्टैसिस। किसके ऊपर डिपेंड है? मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस का मतलब क्या है? खून की नई रगें बनाना। मेटास्टैसिस में क्या होता है? खून की नई रगें बनती है, और ये खून की नई रगें क्या करती है? ग़िज़ा की इजाफी मिकदार को क्या करना शुरू कर देती है? हासिल करना शुरू कर देती है। जितनी ग़िज़ा आती है उस ग़िज़ा का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वो कैंसर सेल को ले जाके दे देते हैं। नतीजे में जो नॉर्मल सेल है, जो सेहतमंद खलिए है, उन सब का फाका हो जाता है, उनको डेफिशिएंसी हो जाती है फूड की, और नतीजे में उनकी वहां मौत हो जाती है। और दूसरी जगह जो ट्यूमर वाले हैं उनकी अफजाइश होती है, और वो कैंसर सेल की क्या होती है? वहां पर ग्रोथ होते जाती है। तो इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है? कैंसर की इब्तिदा होती है, कैंसर डेवलप होता है। जी। फाखा, फाखा का मतलब होता है कमी, ग़िज़ा की कमी, या हम कहेंगे डेफिशिएंसी ऑफ फूड। यानी यहाँ पर उसने पूरी ग़िज़ा हासिल कर लिया, यहाँ पर पूरा न्यूट्रिएंट किसने ले लिया? कैंसरस सेल ने। तो यहाँ पर जो सेहतमंद खलिए है उनको क्या हो जाएगा? ग़िज़ा नहीं मिलेगी, मतलब उनका क्या हो जाएगा? फाका हो जाएगा, भूखे रह जाएंगे, और भूखे रहने की वजह से उनकी क्या हो जाएगी? मौत। क्लियर? नो। तो ये बच्चों इस तरह से ये कैंसर क्या होता है? जिस्म के अंदर डेवलप होता है। ना कैंसर के काउज या काउजेटिंग एजेंट कौन है? कैंसर होता किसकी वजह से है? तो कैंसर के जो पॉजिटिव एजेंट है या कैंसर डेवलप करने वाली जो वजूहात है या जो केमिकल्स हैं, उनको कहा जाता है कार्सिनोजन।
हम क्या कह रहे हैं, कैंसर के असबाब, या हम कह रहे हैं कैंसर के काउजेस। तो जो कैंसर के काउजेस है वो तीन तरह के हैं। एक तो वो है जिसको हम कहते हैं केमिकल, कीमियाई। दूसरा है जिसको हम कह रहे हैं फिजिकल, यानी जो तबाई। और तीसरे जिनको हम कह रहे हैं बायोलॉजिकल, या जिनको हम क्या कहते हैं, हयातियाती। और ये जो असबाब है या ये जो एजेंट्स है, इनको कहा जाता है कार्सिनोजन। क्या कहा जाता है, कार्सिनोजन। यानी ऐसे एजेंट्स या ऐसे केमिकल्स, ऐसे फिजिकल एजेंट्स, ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स जिनकी वजह से कैंसर होता है, उनको क्या कहा जाता है, कार्सिनोजन। तो जिनकी वजह से बीमारी होती है उनको कहा जाता है कार्सिनोजन। ना यहाँ पर जो कार्सिनोजन है उसमें अगर हम बात करें हम, तो यूवी रेज है, यूवी रेज है, एक्स रेज है। केमिकल के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग केमिकल है जो हमारे पास कैंसर काउजिंग का एजेंट का रोल प्ले करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो यहाँ दो तरह के बायोलॉजिकल एजेंट है। एक बायोलॉजिकल एजेंट है जिनको कहा जाता है वायरल या वायरस, और कुछ प्रोटीन है तो इनको कहा जाता है वायरल ऑन्कोजन। क्या कहा जाता है इनको, वायरल ऑन्कोजन। और कुछ प्रोटीन से तुमको कहा जाता है प्रोटो ऑन्कोजन। क्या कहा जाता है इनको, प्रोटो ऑन्कोजन। तो वायरसेस की वजह से भी होती है, और खुद हमारे अपने जिस्म के अंदर यानी ह्यूमन के अंदर खुद ऐसे प्रोटीन है, उन प्रोटीन की वजह से भी बीमारी होती है, इसलिए उनको कहा जाता है प्रोटो ऑन्कोजन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि प्रोटीन में एक है P53, एक प्रोटीन है जिसका नाम है P21। P53 और P21 ये प्रोटीन है जिनकी वजह से क्या होता है, कैंसर डेवलप होता है, और उनको कहा जाता है प्रोटो ऑन्कोजन। क्या कहा जाता है इनको, प्रोटो ऑन्कोजन। बढ़ना है बच्चों आगे। ना उसका ट्रीटमेंट, इनका ट्रीटमेंट कैसा किया जाता है, या हम बात कर रहे हैं कि इनका इलाज कैसा किया जाता है। तो इनका एक इलाज वो है जिसको कहते हैं बायोप्सी। क्या कहते हैं उसको, बायोप्सी। दूसरा होता है जिसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। इनका जो ट्रीटमेंट होता है, या ट्रीटमेंट से पहले कहूंगा कि मैं, ट्रीटमेंट बोलने से अच्छा है कि इनका डायग्नोसिस, इनको मालूम कैसे किया जाता है, या हम क्या कहते हैं इसको, इनकी तशखीस कैसे होती है, पहचानते कैसा है। तो एक है कि बायोप्सी करेंगे या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करेंगे। इसी तरह से है जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं सीटी स्कैन। क्या कहते हैं उसको, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मतलब क्रोमोटोग्राफी, कंप्यूटर एसोसिएटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी।
इसी तरह से एक होता है जिसको कहते हैं एमआरआई। क्या करते हैं? एमआरआई करते हैं, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इनका इस्तेमाल करके इनके तशखीस की जाती है, पहचाना जाता है। बायोप्सी में क्या करते हैं? बायोप्सी के अंदर जो जहां पर भी वो ट्यूमर है, वहां से कुछ सेल को निकाला जाता है और उनको चेक किया जाता है। फिर उनके हिस्टोपैथोलॉजिकल की उनकी साख्त कैसी है, शनाख्त कैसी है, और सीटी स्कैन के अंदर उनको रेडिएशन वगैरह, एमआरआई के अंदर उनके अतराफ में रेडिएशन वगैरह बिल्ड की जाती है, रेडिएशन का एक पूरा माहौल बनाया जाता है और उसके जरिए इमेज वगैरह बनाई जाती है। तो इस तरह से इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं। फिर इसका जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट के अंदर तो एक होती है जिसको कहते हैं कीमोथेरापी। कीमोथेरापी दी जाती है। इसी तरह से रेडियोथेरापी या रेडिएशन थेरापी दी जाती है। इसी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं कुछ जगह पर अभी मालूम करने के लिए कि यहाँ पर एक और लिखिए कि एंटीबॉडीज। अभी कुछ एंटीबॉडीज ऐसी है जिसके जरिए कैंसर के सेल को मालूम किया जाता है। तो ट्रीटमेंट के जरिए क्या किया जाता है? कीमोथेरापी की जाती है, रेडियोथेरापी की जाती है, इसी तरह से सर्जरी की जाती है, यानी रिमूव किया जाता है। तो डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी कोई पेशेंट होता है कैंसर का, तो उसको ये तीनों भी ट्रीटमेंट एक के बाद दिया जाता है। और हर एक मर्तबा में क्या किया जाता है? मतलब अगर उसको कीमोथेरापी दी जाती है तो साथ में फिर उनको रेडिएशन थेरापी भी दी जाती है। फिर वक्त आता है कि सर्जरी भी करना होती है। तो ये एक के बाद एक पूरे मेथड है, तो इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि कैंसर के पेशेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर वो फर्स्ट स्टेज में मालूम पड़ जाए तो अच्छी बात है। अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो ठीक है, कैंसर के जो सेल है, जो ट्यूमर है, उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो थर्ड या फोर्थ स्टेज में जाके मालूम करता है तो फिर वहां से उसको दोबारा नहीं लाया जा सकता। तो जो भी ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, वो फर्स्ट सेकंड स्टेज तक ही किया जा सकता है। उसके बाद फिर वो जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद ये होता है कि सिर्फ आप उसको ट्रीटमेंट करके उसकी जिंदगी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मौत से नहीं रोक सकते। ठीक है बच्चों, हो गया ना? तो ये दो बीमारियां हैं। इन दो बीमारियों में सवालात जहां पर पूछे जाते हैं उनको याद रखिए आप। स्पेशली एजेंट्स के मामले में प्रोटो ऑन्कोजन, वायरल ऑन्कोजन, इस तरह से नाम याद रखिए। दूसरा कि ये जो बीमारी होती है मेटास्टैसिस किसको कहते हैं, मेटास्टैसिस में होता क्या है, बायोप्सी यानी जो ट्रीटमेंट डिटेक्शन है, डिटेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, तो कीमोथेरापी और रेडिएशन थेरापीज वगैरह। ना अब हम बात कर रहे हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज।
ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो हम ये कह सकते हैं कि दवाइयों और अल्कोहल का गलत इस्तेमाल। इसका मतलब ये होता है कि ये दवाइयाँ जो है या ये जो अल्कोहल है इनका कोई सही इस्तेमाल है, लेकिन उस सही इस्तेमाल को ना करते हुए उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका एक मतलब क्या हो रहा है, इसका एक मतलब ये हो रहा है कि ये जो चीजें हैं ये किसी और पर्पस के लिए बनाई गई थी, किसी और फायदे के लिए बनाई गई थी, लेकिन इनका इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है ना। बच्चों यहाँ पर याद रखिए कि जो हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है या कुछ ड्रग्स है, उन ड्रग्स को तीन बड़े ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। उन ड्रग्स को तीन बड़े ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला ग्रुप है जिसको कहा जाता है ओपॉइड्स। क्या कहा जाता है हमको, ओपॉइड्स कहा जाता है। दूसरा है जिनको कहा जाता है कैनाबिनॉइड्स। क्या कहा जाता है इनको, कैनाबिनॉइड्स। और थर्ड होते हैं जिनको कहा जाता है अल्केनॉइड्स। क्या कहा जाता है इनको, अल्केनॉइड्स। नाउ इनका जो इस्तेमाल है वो बहुत फायदे के लिए किया जाता था। इनको इनको हासिल इसलिए किया जाता था कि हम हमारे कोई फायदे हासिल करें, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है वो गलत किया जाने लगा। जैसे अगर हम ओपॉइड्स की बात करें तो ये जो ओपॉइड्स है ये कहाँ से हासिल किए जाते थे, तो ये हासिल किए जाते थे एक पौधे से जिसका नाम है पेपर बोरा सोमनीफेरा। पेपर बोरा सोमनीफेरा, ठीक है, या पेपरवर सोमनीफेरम, इसको क्या कहा जाता है, पेपर वर सोमनीफेरम। यहां से इसको हासिल किया जाता है। इसी तरह से कैनाबिनॉइड्स की अगर बात करें तो ये जो कैनाबिनॉइड्स है इनको हासिल करने के लिए या इनको जहां से हासिल किया जाता था वो है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा, इनको कहां से हासिल करते हैं, इनको हासिल करते हैं पेपरवर सोमनीफेरा। कैनाबिनॉइड्स को कहां से हासिल करते हैं, कैनाबिस सटाइवा। और जो थर्ड प्लांट है अल्कलॉइड्स है, तो अल्कलॉइड्स को हासिल किया जाता है इरिथ्रोक्सिलम कोका। कहां से हासिल किया जाता है इसको, इरिथ्रोक्सिलम कोका। एक दूसरा एक प्लांट होता है इसको कहा जाता है धतूरा। क्या कहा जाता है इसको, धतूरा। इस प्लांट से भी इसको क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है। इसी तरह से एक और प्लांट है जिसको होता है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना। ना बच्चों इस तरह से दिखाने की वजूहत क्या है, इस तरह से दिखाने की वजूहत ये है कि एग्जाम में इन पर सवाल किया गया है कि अल्कलॉइड कहाँ से हासिल किए गए, कैनाबिनॉइड कहाँ से हासिल किए, ओपॉइड कहाँ से हासिल किए गए। इसलिए आप याद रखिए कि ओपॉइड को हासिल करते हैं पेपर और सोमेनिफेरम, कैनाबिनॉइड को हासिल करते हैं कैनाबिस सटाइवा। इसी तरह से अल्कलॉइड है जिसको कहा जाता है, कहाँ से हासिल करते हैं, इरिथ्रोक्सिलम का धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना।
और एक और है जिसको कहा जाता है निकोटीन। इसको भी अलग से इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। निकोटीन इसको हासिल किया जाता है फ्रॉम टोबैको, टोबैको प्लांट, या हम कहेंगे तंबाकू के दरख्त से। कहां से हासिल करते हैं? तंबाकू के दरख्त से। नाउ ये जो ओपॉइड्स है, ये ओपॉइड्स, ओपॉइड्स के अंदर एक एग्जांपल है जिसको कहा जाता है हीरोइन। क्या कहते हैं उसको? हीरोइन। हीरोइन क्या है? ये एक दवा है जो बेबू, दूसरा खल्मी, बेबू, खल्मी, फिर सफेद रंग होती है, बेबू होती है, खल्बी होती है और सफेद रंग होती है। ये जो हीरोइन है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डाई एसेटिल मॉर्फिन। ये जो हीरोइन है इसका केमिकल नाम क्या है? डाई एसेटिल मॉर्फिन। क्या नाम है इसका? डाई एसेटिल मॉर्फिन। और ये जो डाई एसेटिल मॉर्फिन है ये हासिल की जाती है एक प्रोसेस के जरिए, एक असर अमल के जरिए जिसको कहा जाता है एसिटाइलेशन। किसका एसिटाइलेशन करते हैं? एसिटाइलेशन करते हैं मॉर्फिन का। इसका एसिटाइलेशन करते हैं मॉर्फिन का। और ये मॉर्फिन कौन है? तो ये मॉर्फिन है ओपॉइड। ये मॉर्फिन कौन है? ओपॉइड्स। तो यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि जो ओपॉइड्स है उस ओपॉइड में का एक नाम क्या है? हेरोइन, जिसको इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स के लिए, नशे के लिए। हाँ? तो ये ड्रग और नशे के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है हेरोइन, इसका मार्केट में नाम है। आमतौर पे कमर्शियली जब इसको बेचा जाता है तो वो हीरोइन वगैरह के नाम से बेची जाती है, लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन। और इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? एसिटाइलेशन किया जाता है मॉर्फिन का। तो एग्जाम में इस पर भी सवाल किया गया है, इसलिए इसको याद रखना है कि मॉर्फिन से डाइएसिटाइल मॉर्फिन बनाने के लिए कौन सा अमल किया जाता है? एसिटाइलेशन का अमल किया जाता है। नाउ अब सवाल ये आता है कि ये ओपॉइड काम कहाँ करता है हमारे बॉडी के अंदर? तो ये ओपॉइड्स क्या करते हैं? ये ओपॉइड्स हमारे जिस्म के अंदर जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, यानी हमारी जो हाजमी नाली है, एक। दूसरा ये काम करते हैं हमारे सीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये क्या करते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जीआई ट्रैक को ये क्या करते हैं? डिप्रेशन में डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? डिप्रेशन, मतलब उसको वो क्या कर देते हैं? सुस्त कर देते हैं। नतीजे में होता क्या है कि जो ओपॉइड या हेरोइन यूज करने वाले लोग हैं, ये थोड़ी देर के लिए अपने गम को, अपनी परेशानियों को, अपनी मुश्किलात को भुलाने के लिए या अपने आप को किसी मेहनत के काम से राह फरार इख्तियार करने के लिए, उन कामों से बचने के लिए क्या करते हैं? वो ओपाइड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ओपाइड से क्या हो जाता है? वो एक डिप्रेशन यानी सुस्त रविश में चले जाते हैं और वो सारी चीजें भूल जाते हैं जो उनको करना है। तो थोड़ी देर के लिए ये एहसास उनके अंदर डेवलप होता है कि हम कुछ भी नहीं है, हम फ्री है, हमको कोई परेशानी नहीं है। तो सिंपल ये कह सकते हैं कि अपनी परेशानियों से भागने, अपनी मुश्किलों से दूर भागने, अपने मेहनत के कामों से दूर भागने के लिए इस तरह के केमिकल्स का क्या किया जाता है? किया जाता है। तो याद रखिए कि ये ओपॉइड कहां पर अटैक करता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वो उसको क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है, सुस्त कर देता है। नतीजे में वो अपने आप को बचा हुआ समझता है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल यहाँ पर याद रखना है ओपॉइड्स, और ओपॉइड जहां से हासिल होता है वो है पेपर सोमेनिफेरम।
ना दूसरा है कैनाबिनॉइड्स। ये जो कैनाबिनॉइड्स है ये कहां से हासिल किए थे, कैनाबिस सटाइवा। और इनके पास ये डायरेक्टली असर कहां पर करते हैं, ये हमारे मरकजी अजबी निजाम, कहां पर अटैक करते हैं ये, मरकजी अजबी निजाम यानी अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसी के साथ ये जो अटैक करते हैं वो करते हैं हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कहां पर करते हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कहां पर करते हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर ये अटैक करते हैं। और ये जो कैनाबिनॉइड्स है इनकी वजह से क्या होता है, जो पर्सन है अगेन दोबारा उसी तरह का मामला यहाँ पर होता है कि वो जो पर्सन होता है उसको लगता है कि मैं बहुत सुकून से हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इन कैनाबिनॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल करने की वजह से उसको लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इन कैनाबिनॉइड्स के एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो इनके इनको बनाने, एक है मैरा मैराजुआना, क्या नाम है उसका, मैरिजुआना, एक प्रोडक्ट है जिसको कहा जाता है मैरिजुआना। उसी तरह से एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं चरस। इसी तरह से एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं गांजा। तो ये चरस, गांजा, मैरिजुआना, ये सारे के सारे, एक और है हशीश, हशीश, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये सारे के सारे प्रोडक्ट कहां से हासिल किए जाते हैं, कैनाबिनॉइड्स। तो ये प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोडक्ट को हासिल करने के इनके पत्ते, इनके पत्ते इस्तेमाल करते हैं। फिर इनको हासिल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इनकी फुलवारी यानी इनफ्लोरोसस यानी जो फूल है वो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो कैनाबिनॉइड्स के जो फूल है, कैनाबिनॉइड्स के जो इन्फ्लोरोसंस है, कैनाबिनॉइड्स के जो पत्ते हैं, उनसे क्या बनाए जाते हैं, उनसे बनाए जाते हैं मैरिजुआना। कैनाबिनॉइड्स के फुलवारी या पत्तों से क्या बनाए जाते हैं, चरस, उससे बनाए जाते हैं गांजा, उससे बनाया जाता है हशीश। अगर आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा ये चरस और गांजा आमतौर पे कहीं पर भी दिख जाते हैं लोग, तो वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा उनके हाथ पे पहले बैठ के वो तैयारी करते हैं। तो अगर आपने कहीं देखा होगा तो आपको वो दिखेगा उनके हाथ पे, अगर आप देखेंगे तो क्या होते हैं, पत्ते होते हैं बहुत सारे, जैसे हमारे पास तंबाकू का पाउडर होता है या तंबाकू के जिस तरह पत्ते होते हैं उस तरह के ये कैनाबिनॉइड यानी कैनाबिस सटाइवा के पत्ते उनके पास होते हैं, जिसको वो फिर वो मसल कर करके फिर वो पूरा डाल के इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल इतना याद रखिए कि ये जो कैनाबिनॉइड्स है इसके फुलवारी या इसके पत्ते, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है मैरिजुआना, जिनका नाम है चरस, जिसका नाम है गांजा, जिसका नाम है हशीश। और ये मेनली कहां पर जाके अटैक करता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। हो गया बच्चों, हशीश। ना बच्चों अल्कलॉइड, अल्कलॉइड का एक टाइप है जिसको कहा जाता है कोकीन। क्या कहा जाता है उसको, कोकीन। ये जो कोकीन है इसका इस्तेमाल होता है फॉर हेलोसिनेशन। इसलिए इस्तेमाल होता है इसका, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है, हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि एक किसी भी शख्स को ख्वाबीदा हालात में डाल देना, यानी वो ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है हेल्यूसिनेशन। तो कोकीन वगैरह का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, हेल्यूसिनेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
और ये जो कोकिन है, ये कोकिन कहां पर अटैक करता है? तो ये कोकिन अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। अब सीएनएस पे जब ये अटैक करता है तो उस पर्सन को क्या लगता है? उस पर्सन को ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। उसको क्या लगता है? मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, मैं इसको ऐसा कर दूंगा। इस तरह के हेलोसिनेशन के अंदर वो बंदा चला जाता है, ख्वाबों की दुनिया में वो रहने लगता है। तो अल्कलॉइड की जो एग्जाम्पल है, या अल्कलॉइड जहां से हासिल किया था, एक है इरिथ्रोक्सिलम कोका, दूसरा है दतूरा, और तीसरा है एट्रोकोबेलाडोना। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है, तीन प्लांट के नाम याद रखना है, और तीन केमिकल्स के नाम, तीन उनसे रिलेटेड प्लांट्स के नाम, फिर उन वो कहाँ पर अटैक करते हैं, उनसे क्या नतीजे निकलते हैं। क्योंकि एग्जाम में मेनली यहाँ से सवालात किए जाते हैं, बार बार रिपीटेटिवली यहाँ पर से सवाल किए जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से कुछ और भी केमिकल है, कुछ और भी केमिकल है, जैसे बारबिट्यूरेट, बारबिट्यूरेट्स, इसी तरह से है एम्फीटामाइंस, तीसरा है बेंजो बेंजो डायएज़ोपेन्स, बेंजो डायएज़ोपेन। चौथा है जिनको कहा जाता है एलएसडी। क्या कहा जाता है हमको? एलएसडी, यानी लेसर्जिक एसिड। क्या कहते हैं उसको? लेसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड। और ये सारी की सारी ड्रग है, ये सारी की सारी क्या है? ड्रग्स है। और इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है मरीजों के लिए। ये सारी की सारी क्या है? दवाइयां हैं। अगर आप आपके पास अगर कुछ दवाइयां हैं तो उस पर आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी दवाइयां स्पेशली ये उनको दी जाती है जिनको नींद की शिकायत होती है। इसको दी जाती है जिनको नींद की शिकायत होती है। और ये दी जाती है दौरान सर्जरी। कहाँ दी जाती है? दौरान सर्जरी। जब किसी की सर्जरी वगैरह होती है तो उसको दर्द वगैरह कम हो, इसलिए ये दवाओं का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनका सही इस्तेमाल से हटाकर इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, और उसको कहा जाता है ड्रग एब्यूज। हाँ सही है, ब्राउन शुगर। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से निकोटीन है। निकोटीन का इस्तेमाल हमारे पास सिगरेट नोशी वगैरह में किया जाता है। इस निकोटीन से क्या होता है? इस निकोटीन से जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड है वो एक्टिवेट होते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होकर क्या करते हैं? नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन हार्मोन को प्रोड्यूस करवाते हैं। और आपको मालूम है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन अगर हमारे बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है वो फाइट एंड फ्लाइट, यानी इमरजेंसी वाले जो हार्मोन की हम बात करते थे, जिससे आदमी क्या करेगा? या तो फाइट करेगा या तो फ्लाइट करेगा, यानी भागने की कोशिश करेगा। लेकिन इस तरह के ड्रग्स के जरिए, यानी टोबैको और इसलिए आप देखिए ना, जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं या इस तरह के तंबाकू वगैरह करते हैं, तो आप देखिए वो कैसा काम करते हैं, एकदम जोशीले अंदाज में काम करते हैं। लेकिन कंटिन्यूअसली निकोटीन वगैरह की वजह से होता क्या है कि इनके एड्रिनल ग्लैंड को बार बार वो सिग्नल मिलता है, नतीजे में एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन बार बार बनते रहते हैं। और फिर एक वक्त ये आता है कि इनके बॉडी के अंदर जो ब्लड की शरह है, यानी ब्लड का है, हार्ट, ये उनको क्या कहते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं।
फिर निकोटीन का एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है? निकोटीन का एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये ब्लड सेल के साथ ऑक्सीजन को बाइंड होने नहीं देता है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जब ये आ जाता है तो ये क्या कर देता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन को बाइंड होने नहीं देता, और उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में ये होता है कि उसको एनेमिक कंडीशन डेवलप होना शुरू होती है, यानी ऑक्सीजन की क्या होना शुरू होती है, कमी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के ये सारे क्या है, प्रॉब्लम्स है। और ठीक है, तो इस तरह की ये प्रॉब्लम्स उसके साथ हमको देखने को मिलती है ना। तो बच्चों ये जो चैप्टर है हमारा ये यहाँ पर खत्म हुआ। अब इसमें आगे जो डिस्कशन है वो कुछ प्रिकॉशनरी डिस्कशन है कि फॉर एग्जांपल जो बच्चे अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं, तो उसकी बहुत सारी वजूहत ये है कि वो डिप्रेशन वगैरह में होते हैं। तो अक्सर ये कि भाई कॉलेजेस के स्टूडेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहा गया कि भाई कॉलेजेस के स्टूडेंट इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को पढ़ाई से बचाना चाहते हैं। वो जो चैलेंजेस उनके सामने एक स्टूडेंट लाइफ में आते हैं उससे वो राह फरार इख्तियार करने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में बच्चे सिगरेट नोशी करते हैं, तो सवाल ये आता है कि उसको सिगरेट नोशी करने की जरूरत क्यों है, जबकि उसके ऊपर तो कोई ऐसी बर्डन नहीं है, कोई आफत नहीं है। तो बस ये एक पढ़ाई ना करने का भी एक बड़ा रीजन है। मतलब आपको लगेगा क्या मामूली रीजन है, लेकिन ये मामूली रीजन उन लोगों के लिए जो पढ़ने और मेहनत करना चाहते हैं, और जो मेहनत नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए बहुत बड़ा रीजन है। और उसके नतीजे में ये होता है कि वो अलग अलग बुराइयों में मुब्तला होते हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर के अंदर उनके प्रिकॉशनरी मेजर्स से आप कैसा उन बच्चों को दुरुस्त करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीजें मैंने पढ़ाया ये इंपॉर्टेंट है बनिस्बत ये बाकी चीजों की। लेकिन ये चीजें आप लोग एक मरतबा पढ़कर जरूर निकालिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है। किस तरह से आप ट्रीट करेंगे, कोई अगर अल्कोहल का आदी है तो उसको कैसा बचाएंगे, कोई शराब ड्रग्स का आदी है तो उसको कैसा बचाएंगे, टीचर्स क्या करेंगे, पेरेंट्स क्या करेंगे, दोस्त क्या करेंगे। तो अच्छी चीजें उसमें लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें अच्छा, अरे भाई अपनी अपनी फाइट अपने आप में लड़ा करो ना। अब जीनत तो पूरे कल तक के लेक्चर के लिए तैयार है। तो आप दोनों क्या करो, दोनों बैठ के आराम से पढ़ाई करो एक साथ कल तक। ठीक है, फाइट मत लड़ो। हाँ इंशाल्लाह आज टेस्ट रहेगा, मैं पेपर अपलोड कर दूंगा वही हमारे रेगुलर टाइम पे। है ना, चैलेंज भी ऐसे लगाना जो हल हो सके, ऐसे चैलेंज नहीं लगाना। ठीक है बच्चों, तो दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह। और कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर स्पेशली हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक और चैप्टर है जिससे भी बहुत सवाल किए गए हैं, और वह सिस्टम से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत आसान भी है, और यहाँ से एक सवाल तो कंफर्म है, एक या दो सवाल यहाँ से कंफर्म ही हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर स्टार्ट करें, नहीं तो फिर रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट और एनिमल और प्लांट, क्योंकि हमारे पास अभी 7 डेज बचे हुए, 7 डेज में हमको ये बहुत सारी चीजें कवर करना है। तो दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह, फिर सर टेस्ट में अपलोड कर दूँ। हाँ सर मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाओ ना। हाँ बेटा, मैं अभी वही देख रहा हूँ कि जो चैप्टर लेंदी नहीं है, जो चैप्टर हमारे पास मतलब एक चैप्टर के कंपैरिजन में दो चैप्टर जहाँ से हमारे हो सकते हैं हम वो करेंगे। यस सर। समझ में आ रहा है, सर पेपर क्योंकि भी आप डिस्कस करना अगर वो होता है। लेंदी चैप्टर कवर करने जाएंगे ना तो वो आपके लिए सिर्फ 2-3 दिन वो ले लेगा। सर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें। सर जूलॉजी क्वेश्चन का एक पेपर दो हम लोग चैप्टर तो शाम में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।
सर जोलॉजी के एक को चैप्टर नहीं कराए अभी देखो। चलेगा ना? पेपर डिस्कशन हमको करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।